हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सी ट्यूटोरियल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जो सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करने से पहले, कोडिंग लिखने से पहले उस कंसेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो है वो है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? तो देखिए, मैं यहाँ पे वेरिएबल के बारे में लिखा हूँ कि वेरिएबल इज डिफाइंड एज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जो किसी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, देन इट इज़ ए नेम विच रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन इन रैम। यह एक नेम होता है जो रैम में स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को शो करता है, यानी कि ऑक्युपाई करता है, यानी कि उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग वेरिएबल नेम के थ्रू जानते हैं। ठीक है, इट इज़ ए वे टू गिव ए नेम टू ए मेमोरी लोकेशन विच इज़ यूज टू स्टोर ए वैल्यू या डेटा। ये वेरिएबल क्या है? एक तरीका है किसी मेमोरी लोकेशन को एक नेम देने का, और वो मेमोरी लोकेशन क्या करता है? किसी डेटा या वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स इन प्रोग्राम। वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, और एक प्रोग्राम में उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, और वो एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा टाइम रीयूज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ईच वेरिएबल हैज़ इट्स नेम एंड ए स्पेसिफिक डेटा टाइप विच कैन बी स्टोर्ड इन इट। हर वेरिएबल का एक नेम होता है और उस वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है, और वो वेरिएबल उसी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और कैसा डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। यानी कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका नेम और उसका डेटा टाइप दोनों हमें डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, इसका सिंटेक्स आते हैं। सिंटेक्स पे आते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप रहता है और देन वेरिएबल का नाम रहता है, यानी कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, इसके लिए हमें डेटा टाइप देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए, रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं तो उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में क्या क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, एंड अंडरस्कोर साइन हो सकता है। ठीक है, नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नेम होता है उसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये मस्ट है, या तो उसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर अल्फ़ाबेट रहे या फिर अंडरस्कोर रहे, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, देन वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। ठीक है, जैसे कि सी प्रोग्राम में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं तो जिसे कीवर्ड बोला जाता है, तो उस रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया इंट, हो गया फ्लोट, हो गया या फिर वॉइड हो गया, ये सब क्या है? फॉर हो गया, इफ हो गया, ये सब क्या है? रिजर्व वर्ड है। तो वेरिएबल के नेम में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ वैलिड वेरिएबल का और इनवैलिड वेरिएबल का। जैसे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेक्स था उसमें क्या था? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप हमें यही दर्शाता है कि किस टाइप का वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप जाता है और देन वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे देखिए इंट ए। ठीक है, यानी कि ए एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है,
फिर इंट अंडरस्कोर ए बी, तो अंडरस्कोर ए बी एक वेरिएबल का नेम है जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। फिर इंट ए वन, तो ए वन क्या है, एक वेरिएबल का नेम है जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। और यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये अंडरस्कोर से, और देन ये अल्फ़ाबेट से, तो ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आते हैं इंट टू, तो रूल में क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर इंट ए बी, ए स्पेस बी, ठीक है, तो बीच में क्या आ गया, स्पेस हो गया, जो कि वेरिएबल के नेम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देन है इंट फ्लोट, तो देखिए इंट तो यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, लेकिन फ्लोट क्या है, सी का रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड वेरिएबल के रूप में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी रिजर्व वर्ड को अब वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए ये तीनों क्या है, इनवैलिड है, और ये देखिए तीनों क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल्स क्या क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है और वेरिएबल नेम देने का क्या रूल होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटा टाइप्स। तो अभी जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो उसमें कुछ डेटा टाइप्स यूज हो रहा था, जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे थे इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। तो अभी हम लोग डेटा टाइप को देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डेट ए वेरिएबल कैन स्टोर। सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप का डेटा होता है जो वेरिएबल स्टोर कर सकता है। वेरिएबल का यूज क्यों किया जाता है, किसी वैल्यू को, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए ही, तो वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो आई मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन सी। सी में मेन मुख्य रूप से दो तरह का डेटा यूज किया जाता है। फर्स्ट बेसिक डेटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल आता है, और सेकंड होता है डेराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक डेटा टाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि सी में आखिर वेरिएबल किस किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज सपोर्ट्स साइंड एंड अनसाइंड वैल्यू। सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है वो साइंड वैल्यू को भी सपोर्ट करता है और अनसाइंड वैल्यू को भी सपोर्ट करता है। साइंड मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों दोनों हो गया, और अनसाइंड का मतलब हो गया कि केवल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए इसका मैं थोड़ा सा एक चार्ट तैयार किया हूँ कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो पहले देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, जिसका साइज 1 बाइट रहता है, और कैरेक्टर में साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। तो इसीलिए साइंड और अनसाइंड में उसमें आपका ये साइज पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, कैरेक्टर साइन 1 बाइट का ही होगा, और कैरेक्टर अनसाइंड भी 1 बाइट का ही होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट। अब देखिए शॉर्ट डेटा टाइप एज ए इंटीजर ही ट्रीट होता है। ठीक है, और इसका साइज होता है 2 बाइट। ठीक है, तो शॉर्ट भी साइन रह सकता है और शॉर्ट अनसाइंड भी रह सकता है, तो इसका साइज होता है 2 बाइट एंड 2 बाइट। ठीक है, देन आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर भी साइंड हो सकता है और अनसाइंड हो सकता है, और इसका भी साइज होता है 2 बाइट और 2 बाइट। फिर शॉर्ट इंट पे अगर चाहते हैं तो देखिए शॉर्ट इंट टाइप का भी एक डेटा होता है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट लगाने के बाद साइंड ले सकते हैं और अनसाइंड ले सकते हैं, जैसे कि साइंड शॉर्ट इंट हो गया और अनसाइंड शॉर्ट इंट हो गया। इंटीजर में शॉर्ट टाइप का है और साथ में साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जो साइज होता है वो 2 बाइट का ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वो कैरेक्टर साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी होता है। बाकी मेन रूप से आपका कैरेक्टर होता है, आपका इंटीजर होता है, और इसका ही फॉर्म है शॉर्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंटीजर टाइप का ही लेगा, और शॉर्ट इंट भी क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और सबका साइज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग इंट, ठीक है, लॉन्ग इंट टाइप का डेटा टाइप है और इसमें भी साइंड रहता है और अनसाइंड रहता है और इसका साइज रहता है 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। और देन जो डेटा टाइप है फ्लोट टाइप का, जिसका साइज 4 बाइट रहता है, डबल रहता है इसका 8 बाइट रहता है और लॉन्ग डबल रहता है जो 10 बाइट का रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंड और अनसाइंड तो रहेगा ही, लेकिन बेसिकली आपका डेटा टाइप इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब कि वो कैरेक्टर वैल्यू को लेगा, यानी कि ABCD, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है, जिसका साइज 1 बाइट रहता है। इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर को स्टोर करेगा जिसका साइज 2 बाइट का रहता है। और फ्लोट वैल्यू पॉइंट वाले वैल्यू को स्टोर करेगा जिसका साइज आपका 4 बाइट रहता है। फिर डबल भी पॉइंट को स्टोर करेगा जिसका साइज क्या रहता है, 8 बाइट रहता है, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और उस टॉपिक का नाम है सी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड इन printf एंड scanf फंक्शन टू प्रिंट एंड रीड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ये क्या है, एक ऑपरेटर के रूप में इसको डिफाइन किया गया है जिसका यूज होता है printf फंक्शन में और scanf फंक्शन में किसी वेरिएबल के वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए या फिर किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इट टेल्स कंपाइलर विच टाइप ऑफ वैल्यू टेकन एज इनपुट और प्रिंटेड ऑन आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट कंसोल। ये कंपाइलर से कहता है कि किस टाइप के वैल्यू को एज ए इनपुट लेना है किसी वेरिएबल में और किस टाइप के वैल्यू को आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करना है। ये किससे डिफाइन होता है, सी फॉर्मेट स्पेसिफायर से ही ये डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे यूज होता है इसका। परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं परसेंट डी को। फिर %f फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर, %c कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, %s स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर जो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। %u अनसाइंड इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर अनसाइंड इंट है तो उसके लिए %u का यूज होता है। %ld लॉन्ग इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर लॉन्ग डबल टाइप का आपका इंटीजर है तो उसको प्रिंट करने के लिए या फिर उसको इनपुट लेने के लिए %ld का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका यूज कैसे होता है। जैसे कि एक वेरिएबल हम लेते हैं n, ठीक है। अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट n, ठीक है, और हम इस वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है scanf, ठीक है। तो scanf के थ्रू हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करवा के और उस वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम %d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें n में वैल्यू कीबोर्ड से लेना है यानी कि इनपुट करवाना है और n में स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे यानी कि इंट n क्या है, एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब इस n में हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू कहाँ से करवाना है, कीबोर्ड से करवाना है, तो उसके लिए scanf फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैसे होगा, scanf ब्रैकेट डबल कोट्स %d इसलिए क्योंकि n क्या है, इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप को स्टोर करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगता है, %d, ठीक है। तो %d फिर डबल कोट्स बंद फिर कॉमा और ये साइन एंड का साइन एम्परसेंड का साइन यहाँ पे यूज होता है उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। यानी कि scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ n, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये क्या करेगा कि कीबोर्ड से एक वैल्यू लेगा, किस टाइप का वैल्यू लेगा, %d यानी कि इंटीजर टाइप का वैल्यू, और उस इंटीजर टाइप के वैल्यू को n में स्टोर कर देगा, ठीक है। जो n क्या है, वेरिएबल, एक वेरिएबल है जिसमें जिसका स्पेस जो है मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेट हो जाता है, ठीक है।
यानी कि एक मेमोरी का नाम n है, उसमें हमें कीबोर्ड से इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करवाना है, तो उसके लिए ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। इट टेक्स इंटीजर टाइप वैल्यू इन वेरिएबल n एज इनपुट। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू लेगा इनपुट कीबोर्ड के थ्रू और उसको स्टोर करवाएगा। ये % ही डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंटफ पे। तो जैसे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करवाते हैं, उसी तरह से प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम उस वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए भी प्रिंटफ %d एंड n, यहाँ पे एल्स ऑपरेटर नहीं लगता है। ठीक है, नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि इट प्रिंट्स वैल्यू ऑफ n ऑन आउटपुट स्क्रीन विच इज इंटीजर टाइप। इस n के वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। और इंटीजर किससे डिफाइन होता है, %d से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन देखेंगे, इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। तो देखिए पहला क्या है, प्रिंटफ। ठीक है, जो हम लोग पीछे भी देखे थे प्रिंटफ, तो वही प्रिंटफ यहाँ पे है। इसके बारे में लिखा गया है कि यूज्ड फॉर आउटपुट ऑन कंसोल, यानी कि किसी वैल्यू को अगर हमें रैम से उठा के, किसी वेरिएबल के वैल्यू को हमें रैम से उठा के आउटपुट स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ इनबिल्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड इन studio.h header फाइल। ये एक इनबिल्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, जो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, studio.h header फाइल में डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि ये वैसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए, प्रिंटफ, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोमा, इन डबल कोट्स, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग जो भी हम लोग पढ़े थे, देन फिर डबल कोट्स बंद, फिर कोमा और आर्गूमेंट का लिस्ट, यानी कि किस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका ये सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसोल पे किसी वैल्यू को ही प्रिंट किया जा सकता है, यानी कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को ही प्रिंट किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि नॉर्मल मैसेज को भी हम स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई नॉर्मल मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए और डबल कोट्स में उस मैसेज को लिख दीजिए। जो भी डबल कोट्स के अंदर ये मैसेज लिखा रहेगा, उस मैसेज को सेम टू सेम स्क्रीन पे प्रिंट करके ये दे देगा। देखिए, इट प्रिंट्स ए मैसेज ऑन स्क्रीन इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, यानी कि जो भी मैसेज डबल कोट्स में रहेगा, उस मैसेज को सेम टू सेम स्क्रीन पे ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मेट होता है, यहाँ पे हम लोग मैसेज को केवल प्रिंट किए, अब हमें वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे कि इंटीजर इंट, जैसे कि यहाँ पे इंट a = 40 है। ठीक है, तो a के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ %d इसलिए क्योंकि ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, %d, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इट प्रिंट्स वैल्यू ऑफ a ऑन आउटपुट स्क्रीन विच इज़ इंटीजर टाइप, और उसके लिए %d का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग केवल मैसेज को प्रिंट किए, यहाँ पे हमें केवल वैल्यू को प्रिंट किए। अब ये भी हो सकता है कि मैसेज और वैल्यू साथ में प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंटफ, जो भी मैसेज आपको लिखना है डबल कोट्स में लिख दीजिए और साथ में %d को भी आप लिख दीजिए उस वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि प्रिंटफ मैसेज यहाँ पे देना था वैल्यू ऑफ a = यानी कि वैल्यू ऑफ a = यहाँ पे एज ए मैसेज प्रिंट होगा और फिर %d इस वैल्यू को प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। इट प्रिंट्स वैल्यू ऑफ a विथ ए मैसेज के साथ इस वैल्यू को, ये a के वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। अब हम लोग देखिए स्कैनफ फंक्शन पे आते हैं। ठीक है,
स्कैनएफ फंक्शन पे आते हैं। तो स्कैनएफ फंक्शन के बारे में लिखे हैं, यूज्ड एज इनपुट फंक्शन, यानी कि इनपुट फंक्शन के रूप में यूज होता है। किसी वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए इस फंक्शन का यूज होता है। इट एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्टोर इन ए वेरिएबल। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि किसी वैल्यू को कीबोर्ड से एंट्री करने पे एक्सेप्ट करता है और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। एड्रेस एंड साइन यूज टू गिव एड्रेस ऑफ डेट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल में हमें वैल्यू को स्टोर करना रहता है उसके साथ ये साइन, जिसको हम एंड भी बोलते हैं या फिर एम्परसेंड भी साइन बोलते हैं, उस साइन को यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, देन ये दोनों डबल कोट्स में इंक्लोज्ड रहेगा, फिर कॉमा, और फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है, उसके साथ वेरिएबल का नेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंट एन एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू को स्टोर करना है, तो स्कैनएफ फंक्शन लेंगे, इंटीजर टाइप का है इसीलिए यहाँ पे %d रहेगा और एड्रेस ऑफ एन जाएगा। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स ए इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर इन वेरिएबल एन। ये फंक्शन क्या करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उसको एन में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रोग्राम लिखे हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम में क्या है, हच इंक्लूड studio.h, हच इंक्लूड conio.h, ये तो हीडर फाइल हो गया। देन वॉइडमेन पे आते हैं जहाँ से सी प्रोग्राम में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है printf और डबल कोट्स में हेलो और फिर गेट ch, यानी कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे, कंसोल पे। ठीक है, और क्या मैसेज रहेगा, हेलो, और गेट ch क्या करेगा, उस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक हम कोई की प्रेस करके नहीं देते हैं। ठीक है, अब देन सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। ये देखिए ये दोनों तो हीडर फाइल हो गया, studio.h एंड conio.h। ठीक है, फिर वॉइडमेन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है इंट ए। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए। अब इसमें क्या हम एक प्रिंटफ के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि इंटर वैल्यू इन ए में क्या करना है, वैल्यू को इंटर करने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं सिंपली, जो स्क्रीन पे शो होगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू इस वेरिएबल में, जो यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं, उसमें हम वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, और उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन के साथ प्रिंटफ फंक्शन से उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d और देन ए, यानी कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ तक सेम टू सेम एज ए मैसेज प्रिंट होगा और %d के जगह पे क्या होगा, इस ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और देन गेट ch, यानी कि ये स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम कोई की प्रेस ना करें। तो यही हमारा सैम्पल प्रोग्राम है, अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।